नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के इस क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र अभी मैं पढ़ा रहा हूं और इस अर्थशास्त्र में आप अभी के समय अध्याय 4 पढ़ रहे हैं और इस अध्याय 4 में एक क्लास यानी कि फर्स्ट वीडियो बन चुका है। उसमें मैंने इस क्लास या इस 4 अध्याय से संबंधित कुछ सामान्य बातों पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं और इसके मोटे तौर पर जो भाग हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें आए थे। आज इस क्लास में एक बेहद ही महत्वपूर्ण और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चर्चा मैं करूंगा और उस प्रश्न से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये अपने आप में एक पूरे अध्याय को समेटे हुए है। तो इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अगर हर एक पार्ट को ढंग से पढ़ा जाए तो हमें लगता है कि इस अध्याय के जो संबंधित मोटे जो प्रश्न हैं, जो आए दिन परीक्षा में आते रहते हैं या आने योग्य हैं, वो पूरी की पूरी इसमें आप समेट सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। आज का जो मेन टॉपिक है वो है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। प्रश्न आपको कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं और इसके विभिन्न भाग की व्याख्या करें, चर्चा करें या विभिन्न पार्ट को पर टिप्पणी लिखें। इस तरह से प्रश्न आएंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे सहकारी बैंक पर टिप्पणी लिखें या सहकारी बैंक क्या होता है, प्राथमिक सहकारी समिति क्या होती है, भूमि विकास बैंक क्या है, नाबार्ड क्या है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो अगर आप इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका एक ही साथ हो जाएगा। प्रश्न कैसे आएगा? राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, इसके विभिन्न भाग की व्याख्या करें। तो सबसे पहले समझिए कि राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं होती क्या हैं। वित्तीय संस्था को आप पहले ही क्लास में समझ चुके हैं। वैसी सारी संस्थाएं जो पैसे का लेन देन करती हैं, वैसी सारी संस्थाएं जो कर्ज देती हैं और उसके बदले में ब्याज लेती हैं, यानी कि मोटे तौर पर कहिए तो बैंकिंग जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है। इसके अलावा भी कई वित्तीय संस्थाएं हैं। अब बात आती है राज्य की वित्तीय संस्था की। ये प्रश्न क्या है? राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आप बिहार के वासी हैं तो यहां आप राज्य से मतलब आपके बिहार से है। सीधे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार के वित्तीय संस्थाओं की व्याख्या करें। तो आप बिहार के हैं तो बिहार की वित्तीय संस्थाओं से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जहां रुपए पैसे का लेन देन ज्यादातर होता हो, या बिहार की तमाम जो बैंकिंग प्रणाली है, बिहार के तमाम ऐसे जो स्रोत हैं जहां से रुपए पैसे का लेन देन होता हो, वो सब का सब राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था कहलाएगी। तो परिभाषा कैसे देनी है समझ गए होंगे। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं वैसी संस्थाएं हैं जो रुपए पैसे का लेन देन करती हैं। इन संस्थाओं में बैंकिंग व्यवस्था, राज्य के अंदर जितनी बैंकिंग है या जितने बैंक हैं, वो सबको सम्मिलित करने के साथ साथ कुछ अन्य ऐसे साधन जिनके माध्यम से रुपए पैसे का लेन देन होता है, वो सब को जब मिलाया जाता है तो हम राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था उसे कहते हैं। ठीक है। तो जितना भी बैंक है, जितना भी ऐसी संस्था है जो रुपए पैसे का लेन देन करती है, या ऐसे लोग हैं जो रुपए पैसे का लेन देन करते हैं, वो सब के सब को मिला दिया जाए तो वो राज्य की वित्तीय संस्था कहलाएगी। अब प्रश्न ऐसे आएगा तो सामान्य जानकारी आप ये दीजिए कि राज्य की वित्तीय संस्था क्या होती है। अब राज्य की वित्तीय संस्थाओं को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। मुख्यतः 2 पार्ट में राज्य की वित्तीय संस्थाओं को बांटते हैं। पहला जो हिस्सा है उसे कहते हैं संस्थागत, या आप कह लीजिए संगठित, या आप कह लीजिए औपचारिक वित्तीय संस्थाएं। जरा समझिएगा, क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी तरह पूछ सकता है। आपको पूछेगा संगठित, राज्य स्तरीय संगठित वित्तीय संस्थाओं को बताएं। पूछ सकता है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्थाओं को बताएं। पूछ सकता है राज्य स्तरीय औपचारिक वित्तीय संस्थाओं को बताएं। तो सबका
मतलब एक ही है, यानी ये सब साइनोनिम्स हैं। तो संस्थागत, संगठित, औपचारिक वित्तीय संस्थाएं पहला पार्ट हुआ। दूसरा जो पार्ट है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब दूसरा जो पार्ट है वो है अनौपचारिक, इसको दूसरी भाषा में असंगठित, इसको अन्य लफ्ज में हम गैर संस्थागत भी कहते हैं। यानी कि अनौपचारिक, असंगठित, गैर संस्थागत, ये तीनों एक ही चीज है। तो क्वेश्चन घुमा फिराए कर सकता है कि असंगठित राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को बताएं, पूछ सकता है कि गैर संस्थागत राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को बताएं। तो तीनों का मतलब एक ही है। तो दूसरा जो भाग है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था का वो है अनौपचारिक, असंगठित, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इंग्लिश में कहेंगे इनफॉर्मल, अनऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो दो भाग में आपको बांट लेना है राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को, एक संस्थागत, दूसरा गैर संस्थागत, या कहिए संगठित, दूसरा असंगठित, औपचारिक या दूसरा अनौपचारिक। इस तरह बांटने के बाद अब संस्थागत, संगठित या औपचारिक जिसे हम कह रहे हैं, इसके अंतर्गत तमाम तरह की वित्तीय संस्थाएं आती हैं। उसमें पहला जो वित्तीय संस्था है वो है सहकारी बैंक, जिसको इंग्लिश में कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। दूसरा जो है वो है प्राथमिक सहकारी समितियां, जिसको हम प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। तीसरा है भूमि विकास बैंक यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। चौथा है व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंक को आप इंग्लिश में कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। पांचवा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक। और छठा जो सबसे VBI है, याद रखिएगा VBI है ये, नाबार्ड, इसको इंग्लिश में भी नाबार्ड ही बोलते हैं। तो ये 6 जो संस्थागत, संगठित या औपचारिक वित्तीय संस्थाएं हैं, उसको हम एक एक करके सबकी भरपूर व्याख्या आपको करेंगे और सबके बारे में आप लिखते जाएंगे। दूसरे पार्ट पर आते हैं अनौपचारिक, असंगठित और गैर वित्तीय संस्थाएं। इसमें मुख्यतः महाजन, सेठ, साहूकार और तीसरा में रिश्तेदार, रिलेटिव वगैरह आते हैं जो पैसे रुपए का लेन देन करते हैं। तो ये ज़्यादा फोकस वाला चीज़ नहीं है, लेकिन जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है तो उसकी भी आप व्याख्या करनी पड़ती है। समझाएंगे हम सबको एक एक करके, बहुत ढंग से समझाएंगे आपको। अब देखिए यहाँ से VBI क्वेश्चन कौन कौन है पूछता है। VBI क्वेश्चन लघु उत्तरीय सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये VBI है। उसके बाद एक और पूछता है VBI ये भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक। एक और पूछता है आपको ये VBI, ये भी है व्यावसायिक बैंक। और एक सबसे ज्यादा जो VBI है, या यूं कहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है, वो है VBI क्वेश्चन आपका नाबार्ड से जुड़ा हुआ, नाबार्ड। तो एक एक करके हम इसकी व्याख्या करते चलते हैं। आप ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज जितना चीज़ बताएंगे, जैसे किसी एक में हम जितनी बातें बताएंगे, अगर आपको पसंद है कि नहीं भाई इतना लंबा भी हो जाएगा, तो आप उसको अपने से शॉर्ट कर लीजिए, उसमें से मेन चीज़ों को छांट लीजिए। एक एक टॉपिक को अगर व्याख्या करनी हो तो 3-4 लाइन आप लिख देते हैं तो आपकी व्याख्या समझी जाएगी, या वो व्याख्या हम लोग मान लेते हैं जब परीक्षा में कॉपी जांचते हैं। तो इसलिए ढंग से चीज़ों को समझ लीजिए और उसको कॉपियों पर लिखते चलिए। एक एक करके हम इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले भाग को समझिए। सबसे पहला जो भाग है वो है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। नाम से ही आपको लगता होगा सह मतलब होता है साथ, आकारी मतलब कार्य करने वाला। साथ मिलके जो बैंक काम करे, कार्य करे, वो सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं इसको। अब ये एक्चुअल में एक बैंक है जो किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए बना हुआ है। उनको विकसित करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको बड़े खतरे उठाने के लिए ये बैंक उनको ऋण देता है, पैसे देता है। अब लिखना है आपको, कैसे लिखिएगा सहकारी बैंक टॉपिक देके व्याख्या कीजिएगा। आपसी सहयोग और सद्भावना के आधार पर आधारित यह बैंक RBI के दिशा निर्देश पर ही काम करता है और इसके कार्य निम्नवत हैं।
सबसे पहली बात क्या हो गई कि सहकारी बैंक जो भी है, या यूं कहें कि जितने बैंक हैं, वो सब के सब बैंक रिजर्व बैंक द्वारा जो नियम कानून बनाए जाते हैं, आरबीआई का मतलब समझते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक है। तो ये इस बैंक के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं वो सभी बैंकों को फॉलो करना होता है। चूंकि सहकारी बैंक भी एक बैंक है, इस कारण आरबीआई के दिशा निर्देश और नियमों को पालन करना इनकी भी बाध्यता है। तो आरबीआई के दिशा निर्देश पर यह बैंक काम करता है, सहयोग और सद्भावना के आधार पर काम करता है। अब इसका काम क्या क्या है, तो काम मुख्यतः एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमें लगा वो काम है कृषि और उद्योगकर्ता को अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, कर्ज उपलब्ध कराना, पैसे उपलब्ध कराना कर्ज के रूप में। अब ये सहकारी बैंक क्या करता है, कोई कृषक है, कृषक मतलब किसान, वो कुक्कुट पालन करना चाहता है, बकरी पालन करना चाहता है, मवेशी बहुत बड़े पैमाने पर पालन करना चाहता है, बीज खरीदना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, खाद और उपकरण खरीदने चाहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये बैंक, सहकारी बैंक, उस किसान को ऋण, कम ब्याज पर ऋण देगी। ठीक है, अब कम ब्याज पर ऋण देगी, कितने समय के लिए, वो अल्पकाल यानी कम समय के लिए दे सकती है, मध्यकाल यानी 6 महीना के लिए दे सकती है, दीर्घकाल यानी 12 महीना के लिए दे सकती है। तो कृषक को हर स्तर से मदद किया जाता है अगर वो बड़े खतरे उठाना चाहता है तो। ठीक है, अब उद्योगकर्ता को भी यही सुविधा उपलब्ध कराई गई है सहकारी बैंक द्वारा। इन्हें भी मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन ऋण देता है। ये बदले में लेगा, क्या लेगा, अरे पैसा दे रहा है तो ब्याज सूद लेगा ना, तो ब्याज लेगा, परंतु उस समय तो आपको आतुरता रहती है कि हम कैसे इतना खाद हमको खरीदने के लिए पैसा मिल जाए, या बिजनेसमैन जो है, उद्योग करता है, उनको भाई मार्केट है ना, समय कुछ समय कब कैसे कैसे क्या हो जाता है, तो उद्योगकर्ता को भी एकाएक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो ये बैंक वैसे लोगों को अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराएगी, बदले में लेगी, समझे ना, ब्याज लेगी, ऐसा नहीं है कि फोकट में दे देगी, तो ब्याज लेगी। मुख्य काम इसका यही है, कृषक और उद्योगकर्ता के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना। अब ये सहकारी बैंक बिहार राज्य में 3 स्तर का है। राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाख व्यवस्था 3 स्तर का है। 3 स्तर की इस बैंक को 3 स्तर पर बांट सकते हैं आप। सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाख समिति, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, और सी जो है तीसरे स्तर, राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। 3 स्तर पर इन बैंकों को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाख समितियां। तो जो सबसे निचले पायदान की बैंक है वो है ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाख समितियां, और सबसे ऊपर स्तर का जो बैंक है वो है राज्य स्तर पर राज्य सहकारी समिति। तो राज्य स्तर पर जो राज्य सहकारी समिति रहेगी उसकी संख्या 1 रहेगी। अब जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं बिहार में, उस सब का हेड ऑफिस पटना में है, और उसके बाद उससे जो ज़्यादा संख्या, यानी कि राज्य स्तर की बैंक की संख्या कितनी, 1। अब उसके बाद जिला स्तर के केंद्रीय जितना जिला है, जैसे बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं, तो प्रत्येक जिला में एक जिला स्तर का सहकारी बैंक होगा, और प्रत्येक जिले में जितने गांव हैं वहां पर कई प्राथमिक स्तर की शाख समितियां बिखरी हैं, तो कई ब्रांचेज उसके खुले हुए हैं। अब ये सब ब्रांच का काम क्या है, कृषक उद्योगपति को अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन ऋण, कर्जा देना, कर्ज उपलब्ध कराना, बाद में वो सूद समेत लौटाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका सहकारी बैंक। दिशा निर्देश पर किसके काम करता है, आरबीआई के।
आरबीआई जो बैंकों का बाप है, सारे बैंकों का, उसके दिशा निर्देश पर ही काम करेगा। सब बैंक करता है, ये कोई नया नहीं है कि करते हैं। तो सहकारी बैंक आपका ये रहा, इसमें इतना से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं हम लोग। दूसरा है प्राथमिक सहकारी समितियां, यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। समिति जब भी नाम सुनिए तो समझिएगा कि कुछ लोगों का मिला जुला एक संगठन है। तो प्राथमिक है, प्राथमिक का मतलब ग्रामीण स्तर का है ये, और सहकारी है यानी सबके सहयोग से, और जो बना है वो समिति कहलाया। तो प्राथमिक सहकारी समितियां, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये क्या होती है तो समझिए इसके बारे में डिटेल क्या लिखना है आपको। इसकी स्थापना यानी कि प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। कृषि सेक्टर जो भी है, खेती बाड़ी से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कम समय के लिए ऋण प्रदान करना इसका मुख्य काम है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अगर 1 से 10 व्यक्ति मिलकर प्राथमिक साख समिति या प्राथमिक कृषि साख समिति, जिसको हम प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज PACS भी कहते हैं, का अगर निर्माण करते हैं तो इस PACS को, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 1 से 3 वर्ष के लिए ये प्राथमिक सहकारी समितियां ऋण उपलब्ध कराती है, पैसा देती है। अब आप इसको जेन्युइन तरीके से समझिए। गांव के स्तर पर अगर 5 लोग या 1 से 10 किसान मिलकर आपस में एक संगठन बनाता है, उस संगठन का नाम क्या है तो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक कृषि साख समिति। अब ये जब बना लेते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं कि भाई हम 10 लोगों ने एक समिति बनाई है, तो वो सहकारी बैंक या किसी बैंक में जब जाते हैं तो इस PACS के नाम पर उनको अल्पकालिक कृषि से संबंधित ऋण दिया जाता है। बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बैल खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, इस तरह से कृषि से संबंधित जो भी काम है उसके लिए उनको अल्प समय के लिए, यानी कम से कम 1 वर्ष के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्षों के लिए, विषम परिस्थिति या विशेष जो परिस्थिति होती है तभी 3 वर्ष के लिए ऋण देता है। तो ऋण दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऋण फोकट में दिया गया है। ऋण जो दिया गया है, कर्ज जो बैंक ने दिया है इन PACS वाले समितियों को, वो उनको उस पर ब्याज लगता है और ब्याज के सहित उस मूलधन को इनको चुकाना पड़ेगा भविष्य में। तो ये था आपका प्राथमिक सहकारी समिति, ग्रामीण स्तर की चीज़ है और गांव के लोग के लिए ये ज़्यादा काम करती है। गांव में ज़्यादातर क्या है, कृषक हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, तो इन कृषक लोगों को ऋण उपलब्ध कराती है कम समय के लिए। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है भूमि विकास बैंक, यानी लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या होता है, कैसे डिटेल लिखना है आपको। सबसे पहले तो ये जानिए कि भूमि विकास बैंक का पुराना जो नाम है वो है भूमि बंधक बैंक। क्या नाम है इसका पुराना? भूमि बंधक बैंक। अब आपको लगता होगा बंधक क्या बनाता है किसान के जमीन को ये पहले गिरवी रख लेता था, यानी कि अपने पास उसका कर्ज लेने जाता था किसान ना इस बैंक के पास, भूमि विकास बैंक के पास। तो भूमि विकास बैंक कहता था कि ठीक है, आप अपना जमीन का कागज ले आइए, हमारे पास जमा कर दीजिए, जितना जमीन होगा उतना आपको हम ऋण देंगे, कर्जा देंगे। तो इस कारण इसका शुरू में नाम था भूमि बंधक बैंक। बाद में इसका नाम भूमि विकास बैंक हो गया, लेकिन काम वही रह गया। अब काम क्या है इसका, इसके बारे में क्या लिखेंगे। राज्य के किसानों को दीर्घकालीन ऋण देता है ये। इसके पहले वाला जो आप संस्था देखे थे वो अल्पकालीन ऋण देता था, लेकिन भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालिक ऋण देता है, यानी लंबे समय के लिए ऋण देता है। कितना समय के लिए भाई? तो 15 से 20 साल के लिए ये कर्ज आपको दे सकता है, किसान को कर्ज देता है। यह ऋण किस किस कार्य के लिए देगा?
कौन कौन सा काम ऐसा है जिसके लिए किसान को ये दीर्घकालिक ऋण दे रहा है भाई? तो क्या क्या चीज के लिए ऋण देगा? पहले नंबर पे है कर्ज उतारने के लिए। अगर किसान पर कर्ज का बोझ ज्यादा हो गया है, सेठ साहूकार से ले लिया है कर्जा ज्यादा, रिश्तेदार से कर्जा ज्यादा ले लिया है, बोझ तले दबा हुआ है, तो कर्ज उतारने के लिए दीर्घकालिक लंबे समय के लिए ये बैंक उसको ऋण देगी, कर्ज देगी। दूसरा है जमीन खरीदने के लिए भी कर्ज देती है किसानों को। तीसरा है मकान और जमीन अगर आपका गिरवी रखा गया है तो उसको छुड़ाने के लिए भी ये पैसा देती है। चौथा है मकान बनाने के लिए कर्ज देती है, अगर किसान को मकान बनाना है उसके लिए भी कर्ज देगी। और पांचवा है कृषि में अस्थायी सुधार। कृषि में अस्थायी सुधार का मतलब आपको पंपिंग सेट खरीदना है, आपको समरसेबल डलवाना है खेत में, आपको खेत का चौड़ीकरण करना है, आपको अगर अच्छे खाद अच्छे बीज लाने हैं तो या आपको ट्रैक्टर खरीदना है खेती करने के लिए, तो ऐसा जो अस्थायी सुधार आप करना चाहते हैं खेती में, उसके लिए भी ये बैंक आपको दीर्घकालिक ऋण देगी। अब इसका जो सबसे छोटा ब्रांच है उसका नाम आप सुने होंगे ग्रामीण विकास बैंक। इसका ग्रामीण विकास बैंक बहुत जगह आपने देखा भी होगा, कई ब्रांच है जिसके भारत में, बिहार में तो बहुत सारे ब्रांच जिसके फैले हुए हैं। तो भूमि विकास बैंक कहिए, ग्रामीण विकास बैंक कहिए या भूमि बंधक बैंक कहिए, बतिया एक है। अब तो यह है कि ग्रामीण विकास बैंक जो है भूमि विकास बैंक का सबसे छोटका रूप है, सबसे निचले पायदान पर, चूंकि गांव में ना है इसलिए ग्रामीण विकास बैंक कहा गया। थोड़ा ऊपर का दर्जा है भूमि विकास बैंक का। किस किस काम के लिए ये कर्जा देती है वो आप समझ गए, और ये दीर्घकालीन ऋण दे देती है 15 से 20 साल के लिए। इतना लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा। चलिए अगले बिंदु की ओर हम बढ़ते हैं। चौथा है व्यवसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक। नाम से ही आपको लगता होगा कि व्यवसाय यानी कि फायदे का सौदा करने के लिए या फायदा कमाने के लिए ये बैंक स्थापित की गई हैं या किया है सरकार ने, या अब सरकार ने बहुत सारे व्यवसायिक बैंक खोल रखे हैं, उसके साथ ही प्राइवेट व्यवसायिक बैंक भी बहुत सारे हैं। अब जरा व्यवसायिक बैंक करता क्या है या क्या काम इसका है? तो व्यवसायिक बैंकों का मुख्य जो काम है वो है जनता या किसी संस्था, जनता या किसी संस्था, संस्था मतलब समिति या 10-20 का ग्रुप जो रजिस्टर्ड है, तो जनता या किसी संस्था की जमा पूंजी पर ऋण देता है और ब्याज लेता है। यहां देता है ना करके लेता है। क्या कर रही है ये व्यवसायिक बैंक? जनता और संस्था को जमा पूंजी, जो उसका पैसा बैंक में जमा है, सपोज कीजिए आप तो जनता है ना, आप अगर 50,000 रुपये बैंक में रखे हुए हैं तो इस 50,000 रुपये का बैंक आपको क्या देती है? सूद देती है या ब्याज देती है? देती है, कुछ ना कुछ देती है। अब अगर आप इससे ऋण लेने जाते हैं, कर्ज लेने जाते हैं उस बैंक से, तो उस पर आपसे वो क्या लेती है? ब्याज लेती है। अब देखिएगा कि जब आप ऋण लेने जाएंगे, कर्ज लेने जाएंगे, तो मान लीजिए कि 10% या 12% ब्याज लेता है, 12% ब्याज लेगा। जब आप कर्जा लेने जाइएगा 1 लाख रुपया, तक कहेगा कि 12% के ब्याज पर देंगे। अगर आप पैसा जमा करने जाइएगा तो आपको 8%, 7% या 9% तक आपको उस पर ब्याज देगा। यानी पैसा जमा जब करते हैं तो ब्याज कम देता है, लेकिन जब कर्जा लेने जाते हैं उसी बैंक से तो आपको पर ब्याज ज़्यादा लगाता है। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, माइनस करेंगे, वही उसका तो प्रॉफिट है ना। मान लीजिए आप कर्जा लेने गए हैं व्यवसायिक बैंक से, तो आपको 12% पर 1 लाख रुपया देता है। अगर आप पैसा जमा करने गए हैं 1 लाख, तो आपको कितना परसेंट? 7% या 9% देता है। तो जो 3% का अंतर हुआ या 5% का जो अंतर हुआ, वही उसका प्रॉफिट हुआ, वही बैंक का बचत है, बैंक को वही फायदा है। तो जनता और संस्था के जमा पूंजी पर ऋण और ब्याज, ऋण देता है बदले में ब्याज लेता है, या ब्याज ऋण देता है बदले में ब्याज लेता है, पैसे को जमा करता है, उस जमा पैसे पर भी ब्याज देता है। अब व्यवसायिक बैंक पहले से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं,
तो पहले व्यावसायिक बैंक जो थे वो प्राइवेट थे, ज़्यादातर प्राइवेट बैंक थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया 1969 में। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं, सरकार इसको अपने हाथ में ले ली। तो सरकार इनको अपने हाथ में ले ली, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हो गया, और बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की नीति ये 1968 में। सामाजिक नियंत्रण की नीति जब बैंकों पर लगी 1968 में, उसके बाद ही इसका राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। 1969 में आपको याद होगा, कल के वीडियो में मैंने बताया था, 14 बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 1980 में फिर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि उनको फिर 6 को सरकारी किया गया। अब जब से ये बैंक सरकारी हुए हैं, तब से सरकार के जो कल्याणकारी कार्य हैं वो सब को लागू करना इन बैंकों का काम हुआ है। यानी कि सरकार जो कल्याणकारी कार्य कर रही है उसमें बैंकों का भी वो योगदान चाहती है और उनसे भी योगदान लेती है। तो मुख्य रूप से व्यावसायिक बैंक का काम हुआ कि पैसा जमा करवाना और उस पर सूद ब्याज देना और ऋण देना, कर्जा भी देती है और उस पर ब्याज लेती है। इन दोनों का जो माइनस अंतर होता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो व्यावसायिक बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, उन कार्यों को हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उस पर आप समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार अलग से पूछते हैं कि व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को बताएं, तो उस पर एक अलग वीडियो चलेगा। अभी बस इतना ही जानिए व्यावसायिक बैंक के बारे में जो हमने बताया। 4 नंबर आपका खत्म हुआ। 5वें पॉइंट्स की ओर हम बढ़ते हैं। अगला जो बैंक है वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यानी कि रीजनल रूरल बैंक। सबसे पहले 1 नंबर का जीके इससे, इसकी स्थापना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 2 अक्टूबर 1975 को हुई है, ये ध्यान में रखिए। और वर्तमान यानी कि 2005 तक पूरे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 हो चुकी थी। अब ये बैंक क्या काम करती है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपको लग रहा होगा कि गांव के लोगों के लिए बना है, आप सही सोच रहे हैं। छोटे किसान, कारीगर, कमजोर वर्ग, ये जितने भी लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधा चलाने वाले लोग, दबे कुचले जो लोग हैं, जो कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, खेती बाड़ी कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बहुत कम, या यूं कहें कि सहकारी बैंक के जितना ब्याज पर ऋण पैसा उपलब्ध कराती है इनको। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत वरदान साबित हुआ है ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, खास करके छोटे किसान, गरीब गुरबा जो है वो, उनके लिए, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, जो सीमांत किसान है, बहुत कम खेत है, 2-4-1 बीघा का है किसान, उसके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। कम ब्याज पर इनको ऋण वहां उपलब्ध हो जाता है। तो ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आप इतना ही लिखेंगे। अब इसके आगे देखते हैं। अगला जो है वो है नाबार्ड। नाबार्ड, NABARD, इसका पूरा नाम होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये इसका पूरा नाम हुआ। अब इसकी स्थापना जो है, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया है। इसकी स्थापना मुख्यतः कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए किया गया। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास की विकास के लिए जितनी बैंक की स्थापना की गई है, आपने देखा ग्रामीण बैंक, आपने देखा कोऑपरेटिव बैंक, इन सब पर इस बैंक की निगाह होती है, यानी उन सब का मॉनिटरिंग कार्य इसके जिम्मे है। साथ ही सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पर इसकी निगाह होती है, उन सब को ये देख रेख करता है। समझेंगे नाबार्ड के बारे में और विस्तृत जब इसके बारे में डिटेल मैं बताऊंगा। इस पर मतलब ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो बड़े बड़े हैं उन पर एक फुल वीडियो बनेगा और वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। क्योंकि अभी वीडियो हम देख रहे हैं 29 मिनट का हो चुका है, तो लंबा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नाबार्ड के बारे में बस इतना ही। अब आते हैं अगले भाग की ओर। देखिए, गैर संस्थागत जो दूसरा भाग था इसका, गैर संस्थागत में मुख्यतः 3 जो बिंदु थे, 1, 2, 3, वो महाजन, सेठ, साहूकार और रिश्तेदार थे।
जरा समझिए थोड़ा सा, ये भी वित्तीय संस्थाएं हैं देश की। आपको लगा कि महाजन साहब, सेठ साहूकार ये वित्तीय संस्था हैं? सही, ये सही बात है। ये भी तीनों देश की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, परंतु ये गैर संस्थागत हैं। इनका कोई और छोर नहीं है, इनका कोई निबंधन नहीं है, इनको कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं मिला हुआ है। तो ये आप कह सकते हैं ये छुट्टा सांड की तरह है। ये जब चाहे जहाँ चाहे जाएं, जितना चाहे जिसको पैसा दें और उनसे जिस तरह चाहे पैसा ले। तो ये ऐसे संस्थाएं हैं। महाजन क्या, पहले के समय में महाजन हुआ करते थे। महाजन आप कर सकते हैं लैंड लॉर्ड जो होते थे, जो जमींदार किस्म के आदमी थे, जो बड़े पूंजी वाले थे, वो महाजन कहलाते थे। और वो अपने नीचे वाले लोगों को या जो भी उनसे पैसा लेना चाहता था उनको वो बड़े ऊंचे ब्याज पर उनको वो पैसा देते थे। और जब पैसे का टाइम पूरता था तो वो उनसे एन प्रकार बहुत सारे तरीक़ों से उनसे पैसा वो निकाल लेते थे। उनके लठायत हुआ करते थे, उनकी पूरी व्यवस्था थी। तो महाजन पहले हुआ करते थे। सेठ साहूकार ये महाजन से नीचे के दर्जे के लोग हैं, जिनके पास थोड़ी उनसे पूंजी कम है। ये भी सूद ब्याज पर पैसा लगाते हैं और सूद ब्याज लोगों को पूंजी ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं और उस पर सूद ब्याज खाते हैं, लेते हैं। ठीक है। अब अगला, रिश्तेदार भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के लिए अपने रिश्तेदार पर निर्भर हैं या पैसे अपने रिश्तेदार से वो लेते हैं। तो रिश्तेदार भी एक तरह से वित्तीय संस्था हुए। ज़रूरत के समय वो भी आपको पैसा दे रहे हैं। अब ये उन पर निर्भर करता है कि आपको वो सूद पर पैसा देते हैं या बिना सूद के देते हैं। चूँकि आपका संबंध जैसा रहेगा वो वैसा करेंगे। आप अगर सूद पर भूतकाल में दिए थे तो आपको वो ऐसे थोड़ी दे देंगे, वो आपसे भी सूद लेंगे। तो महाजन, सेठ, साहूकार, रिश्तेदार, ये सब गैर संस्थागत जो हैं वित्तीय संस्थाएं हैं और इनका कोई प्रमाण पत्र वगैरह इनके पास नहीं है। ये कोई वैलिड संस्था नहीं है। इनसे काफ़ी घाटा भी है, चूँकि ये अपने बही खातों में हेर फेर कर सकते हैं। ये जबान की सारी बात होती है तो जबान पलट भी सकता है। जो ताकतवर पक्ष है वो आपको जोर ज़बरदस्ती से ज़्यादा पैसे आपसे वसूल सकता है। तो ये सब इसके निगेटिव पार्ट हैं। तो इस तरह आपने देखा कि वित्तीय संस्थाएं जो खास करके राज्य स्तरीय हैं वो किस किस तरह की हैं, मोटे तौर पर आपने जाना। इससे संबंधित जो लघु स्तरीय प्रश्न जो विस्तृत आने वाले हैं, जो ज़्यादा वीवीआई हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, तो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर पूरी व्याख्या बड़े विस्तार तरीके से होगी। तो आज समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।